नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 17 नवंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ये न्यूज़ जो कि फ्रंट पेज ऑफ असम ट्रिब्यून में क्लियरली हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर बात किया जा रहा है असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बारे में। नाउ ये क्या न्यूज़ है, ये कौन सा बोर्ड है? देखो, अभी रिसेंटली स्टेट कैबिनेट के मीटिंग में डिस्कशन किया गया है दैट अभी जो बोर्ड्स एग्जिस्ट कर रही है ना, सेवा बोर्ड और AHSEC, दैट इज सेवा स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम एंड असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, ये दोनों बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और बनाया जाएगा एक नया बोर्ड, और इस नया बोर्ड का नाम होगा असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड। और कैबिनेट ने अप्रूव किया है दैट दो जो रूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, दो अमेंडमेंट रूल्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, एक क्या है, एक कानून था द असम सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल सर्विस सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2023, और दूसरा वाला रूल था असम सेकेंडरी एजुकेशन प्रोविंशियलाइज्ड स्कूल्स सर्विस सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2023। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है दैट ये जो दोनों रूल्स है ना, इसको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा फॉर रिक्रूटमेंट पर्पसेस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट बहुत सारे ऑफ कोर्स जो ग्रेजुएट टीचर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का जो इलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, राइट, तो उसमें ऑफ कोर्स जो सब्जेक्ट टीचर्स जो है ना, उनको सेलेक्ट किया जाता है इन द वोकेशनल इन डिफरेंट वेरी वोकेशनल सब्जेक्ट। तो इस रूल्स के हिसाब से ही प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, जिसके तहत अल्टीमेटली वो ग्रेजुएट टीचर हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो या फिर कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट के टीचर्स हो, उनको रिक्रूट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में कुछ एस्पेक्ट्स लिखे हुए थे, जैसे बोला गया था दैट जो कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट, दे विल ऑब्जर्व अन्न सेवा सप्ताह। किस लिए? क्योंकि आपको तो पता है हमारे देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्या हर बेनिफिशियरीज को सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स हो रहा है, दैट टू अनइंटरप्टेड, ये सब कुछ देखा जाएगा और इसी के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है अन्न सेवा सप्ताह। साथ ही साथ इस आर्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया गया था, जो क्या मुझे लग रहा है दैट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 5 स्टार रेटिंग ज़रूर से देना चाहूँगा। यहाँ पे बात की गई थी बायट लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि बोला गया था दैट स्टेट कैबिनेट जो है उन्होंने डिसाइड किया है दैट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग प्रपोजल भेजेंगे और बोलेंगे दैट बायट को जो है एक सेपरेट एंटिटी ही घोषित कर दी जाए। ना, ये बायट लैंग्वेज है क्या? ये बायट लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि सिनो तिब्बतियन लैंग्वेज ग्रुप के से बिलोंग करता है, और इसको बोला जाता है बाय बायट पीपल इन सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, सो स्टेट कैबिनेट ने बोला है दैट जिससे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या इसको कोई सेपरेट एंटिटी घोषित करेगी, तो वही देखना है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में, और ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है अन्नपूर्णम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। और अभी ये जो अन्नपूर्णम सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ये किस लिए है? देखो, ये क्लियरली लिखा गया है दैट अन्नपूर्णम सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है ये इनिशिएटिव है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस का, और इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है दैट 6 इंडियन रेस्टोरेंट वर्ल्ड वाइड, इन 6 जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है ना, इसको रिकॉग्नाइज इसलिए किया गया क्योंकि दुनिया भर में ये रेस्टोरेंट्स इंडिया के कुलिनरी ट्रेडिशंस को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। नाउ सवाल है, ये तो इतना छोटा न्यूज़ है यार, ये इतना बड़ा न्यूज़ कैसे है हमारे लिए? देखो, आपको एनालाइज करो चीज़ों को। शायद आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 2 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया फिर से। एक है केरला का कोझिकोडे और एक है ग्वालियर मध्य प्रदेश का। ठीक है ना, तो क्रिएटिव सिटीज़ ऐसे बहुत सारे हमारे देश में, जैसे वाराणसी है म्यूज़िक के लिए, श्रीनगर है क्राफ्ट्स एंड फोक्स के लिए, जयपुर है क्राफ्ट्स एंड फोर्ट आर्ट के लिए, वैसे ही चेन्नई है म्यूज़िक के लिए, कोझिकोडी अगर देख लीजिएगा वो लिटरेचर के लिए, और ग्वालियर की भी जहाँ तक हम लोग बात करें तो ग्वालियर भी अल्टीमेटली म्यूज़िक के लिए। ना ध्यान दीजिएगा, ये हैदराबाद किस लिए पता है? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। दिख रहा है ना आपको हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी? और गैस्ट्रोनॉमी का अगर गूगल करके आप देखिएगा, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड।
समझ रहे हो? अब सोचो हैदराबाद को जब हमारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंडर इसलिए इंक्लूड किया गया यूनेस्को का, क्योंकि वो गैस्ट्रोनॉमी वाले सर्विसेज बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स, मतलब हैदराबाद में आप यू विल गेट टू सी दिस कल्चर वेरी मच प्रोमिनेंट। वैसे ही जैसे ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दिया गया है ना कुछ कुछ हमारे रेस्टोरेंट्स को, तो इससे क्या होगा दैट इंडिया की जो ट्रेडिशंस है, कुलिनरी ट्रेडिशंस है, वो दुनिया भर में प्रमोट होगी, जिससे हम ये बोल सकते हैं दैट इंडिया का जो एक अलग तरीके से सॉफ्ट पावर है ना, वो सॉफ्ट पावर हमें देखने को ज़रूर से मिलेगा ना। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में अगर बात करें, यस, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में। इसमें कंसिस्ट होता है रफली अराउंड 350 सिटीज़, और वो भी कितने 100 कंट्रीज से। और ये सिटीज़ को पता है चुना क्यों जाता है? इसलिए चुना जाता है क्योंकि जिससे इनकरेज किया जा सके कॉपरेशन अमंग द सिटीज़, है ना। एक सिटीज़, दो सिटीज़, जितने भी सिटीज़ है, से फॉर एग्जांपल ग्वालियर को अगर इलेक्ट किया गया तो यस, ग्वालियर अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्वालियर म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो यस फ्यूज अब डिफरेंट अदर सिटीज़ क्या करेगी, ग्वालियर में जाके मेक श्योर करेगी दैट वो उनके जो कोई भी अगर बच्चे हो या फिर जिनको ये म्यूज़िक सिखाना हो तो वो ग्वालियर भेजेगी रादर देन बिहार। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? सो देखो यही सब तो चीज़ें है ना, दैट इसीलिए दैट इज, अगर मुझे पता है दैट मैं उस सिटी में अगर भेजूंगा तो यस एजुकेशन या फिर म्यूजिक की अच्छी तालीम मिलेगी। समझ लो बात ना। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिसमें क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स आता है, मीडिया आर्ट आता है, फिल्म, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। और ये जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, इसका एम ही है दैट कैसे लेवरेज किया जा सके कोई भी सिटी का अलग अलग नेटवर्क, दैट इज़ या तो वो सिटी क्रिएटिव एंगल में अच्छा हो, या तो वो सोशल एंगल में, इकोनॉमिक पोटेंशियल, या फिर कल्चरल एस्पेक्ट में अच्छा हो, राइट। और इसको अलाइन किया जाता है इनटू यूनेस्कोज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड एनहांसिंग रेजिलियंस, है ना, जिससे फ्यूचर में जो चैलेंजेस हमको दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज ले लो, या फिर इनइक्वालिटी ले लो, या फिर रैपिड अर्बनाइजेशन ले लो, इस चैलेंजेस को जिससे हम लोग टैकल कर सके, ये प्रोमोट करता है कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी इन अर्बन प्लानिंग एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज नीति आयोग का एक साथी नहीं डायरेक्ट बोलेंगे, साथी प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये जो है रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया गया नीति आयोग के द्वारा ऑन सस्टेनेबल एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, जिसका नाम है 7E प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो 7E है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, और इसका एम है दैट कैसे आइडेंटिफाई और बिल्ड किया जा सके 3 रोल मॉडल स्टेट्स जो क्या एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे हो। इलाबोरेट सिलेक्शन प्रोसेस के बाद यस, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जो है दे वेर चोजन लाइक दैट। एंड अगर साथ ही प्रोजेक्ट देख लोगे, यस, ये एग्जाम्पलरी हमको कोऑपरेटिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फेडरल इनिशिएटिव है, जिसके तहत कोई भी दो रीजन, कोई भी दो स्टेट जो है आपस में एजुकेशन सेक्टर में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करके ऑफ कोर्स आगे बढ़ सके, राइट। इश्यूज कुछ ज़रूर है जो कि हाईलाइट किए गए हैं बाई नीति आयोग, दैट साथी प्रोजेक्ट को इतना आसानी से तो नहीं अचीव किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हम लोग को भीतर वाले इश्यूज को अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहला क्या इशू है बोला जा रहा है साथी रिपोर्ट के साथ, दैट इंडिया में अभी भी नंबर ऑफ स्कूल्स जो है ना, वो चाइना के कंपैरेटिवली अगर देख लीजिए तो इंडिया में 5 गुना स्कूल्स है ना। एंड मोर देन हाफ ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स इन मेनी स्टेट्स हैव फ्यूअर देन 60 स्टूडेंट्स। मतलब अगर उस स्कूल में आप अगर टीचर्स को पैसे दे रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टेड ना दैट टीचर्स को उतने बच्चों को पढ़ाए भी, बट अगर बच्चे ही नहीं आ रहे तो ये तो सरकार के रिसोर्सेज जो है वो तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है ना। समझ ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, नीति आयोग ने अंडरलाइन किया है सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी जो क्या है हम देखने को मिल रहा है इन नंबर ऑफ टीचर्स नीडेड और दोज रिक्रूटेड। दैट इज, बोला जा रहा है दैट नंबर ऑफ टीचर्स जितना रिक्वायरमेंट हो है और जितना रिक्रूट किया जा रहा है, क्या वो सेम है? नहीं। क्लियरली यहाँ पे बोला गया मोर देन मिलियन जो टीचर्स है एंड 10 लाख से भी ज़्यादा टीचर जो है दे आर नीडेड इन इंडिया। और कुछ तो ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे 30 से 50% टीचर्स की अभी भी वैकेंसीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फर्दर मोर क्लियरली बोला जा रहा है दैट अवेलेबल इंस्ट्रक्टर्स जो है दे आर इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मोर टीचर्स अवेलेबल देन नीडेड इन अर्बन रीजन्स। मतलब अर्बन रीजन्स में जो जितने टीचर्स अवेलेबल होने चाहिए उससे ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल है।
एंड डिसप्रोपोर्शनेटली हायर वैकेंसीज इन द रूरल एरियाज। और रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, मतलब अर्बन रीजन में जितने नहीं चाहिए उससे ज़्यादा है, और रूरल रीजन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो कुछ कुछ मेजर्स ज़रूर सजेस्ट किए गए थे यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा। इन मेजर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो मेजर सजेस्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा वो ये है दैट क्यों ना हम लोग स्मॉल, सब स्केल या फिर लो इनरोलमेंट स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स जहाँ पे बहुत कम लो इनरोलमेंट है, राइट, उनको हम लोग नियर बाई जो है उसको एक साथ मर्ज कर दे। वही तो बोला गया ना, दैट वी शुड मर्ज दिस स्मॉल, सब स्केल एंड लो इनरोलमेंट इशूज़। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है दैट जो 3 स्कूल्स, मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं ना, तो वो स्कूल्स क्या इतने सारे टीचर्स भी नहीं लगेंगे, मतलब टीचर्स में भी रैशनलाइजेशन होगा। तो गवर्नमेंट जो इतने टीचर्स को सैलरी देना पड़ रहा है, गवर्नमेंट के भी पैसे में बचेंगे। समझ लो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। और नीति आयोग ने भी इनफैक्ट सजेस्ट किया दैट स्टेट डेलीगेट अथॉरिटी जो है ना, अभी क्या होता है, अथॉरिटी किसके पास रहता है, प्रिंसिपल्स के पास ना। अभी स्टेट बोल रहा है दैट क्यों ना इन अथॉरिटीज़ को हम लोग डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक ऑफिसर्स तक भी ट्रांसफ़र कर दें, जिससे गवर्नेंस मैकेनिज्म जो होता है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर जाएगा। क्योंकि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों ने सुना होगा मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील क्या होता है दैट हर स्कूल्स में जो है ऑफकोर्स बच्चों को पैसे खाना दिया जाता है ना। अब बहुत समय क्या होता है वहाँ पे, क्योंकि अथॉरिटी सब कुछ प्रिंसिपल के पास रहता है, तो इसलिए बहुत सारे प्रिंसिपल जो घपलाबाजी कर लेता है ना। अब अगर अथॉरिटी इसकी डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक ऑफिसर के भी पास है, तो ये लोग का भी अथॉरिटी रहेगा ना उसके गवर्नेंस मैकेनिज्म में, समझ रहे हो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बोला जा रहा है फॉर ए लॉन्ग टाइम स्कूल मर्जर्स हैव बीन कंसिडर्ड एज अ पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन, बट देयर हैज़ बीन वरिंग अबाउट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द एक्सेस ऑफ एजुकेशन। ये वैसे तो अगर देखो बहुत लंबे समय से ही स्कूल मर्जर जो है वो पॉलिसी इंटरवेंशन के तहत देखा जाता था, बट कहीं ना कहीं एक जगह वरी ये चीज़ रहता था दैट व्हाट अबाउट द रिमोट एरियाज़। अब गांव दराज वाले एरिया में ऑफ कोर्स हमें पता है वहाँ पे ज़्यादा टीचर्स नहीं रहेंगे, राइट। तो वहाँ पे क्या भाई, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सब प्रॉब्लम्स को हमें कहीं ना कहीं देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में, NHCX के बारे में। क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IRDAI दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कोलाबोरेट कर रही है, जिससे ये लोग ऑपरेशनलाइज कर सके नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को, जो कि एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है। तो नाम से तो पता ही चल गया होगा ये क्या है, डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म। मतलब ये एज अ गेटवे सर्व करता है, जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हो क्लेम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशंस अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन हेल्थ केयर एंड हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम, जिससे जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो है एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ही, बट साथ ही साथ हेल्थ क्लेम्स जो के प्रोसेसिंग में जो है ना ट्रांसपेरेंसीज भी बढ़ेंगी। इससे क्या होगा दैट नॉर्मल जो जनता है, नॉर्मल जो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है, उनको भी एक दिखेगा ना दैट चलो भाई उसको कुछ फ़ायदा तो मिल रहा है, राइट। सो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की अगर बात करें, इसको फॉर्म किया गया था 2019 को। ये एक ऑटोनोमस एंटिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। और इसका काम क्या है, इसका काम था दैट जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट किया जा सके। यही नहीं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये इसको डिज़ाइन क्या, ये ओवरसी करती है द डिज़ाइन, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिससे क्रिएट किया जा सके एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को, राइट। नेक्स्ट IRDAI की अगर बात करें तो यस, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ना इसका टास्क क्या है, इसका काम ही है दैट इसको रेगुलेट करना और लाइसेंस देना है द इंश्योरेंस या फिर री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो होते हैं इंडिया में, उनको इंश्योरेंस देना है, रेगुलेट करना है और साथ ही साथ लाइसेंस भी प्रोवाइड करवाना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एशियान के बारे में। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो थे उन्होंने 10th एशियन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस को अटेंड किया था, इसीलिए हम लोग एशियन के बारे में बात कर रहे हैं। एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशंस, ठीक है, जिसमें 10 कंट्रीज आते हैं। उसमें कौन कौन आता है, एक है म्यांमार, दूसरा है आपका जाके लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, देन कम्स थाईलैंड, देन कम्स मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर,
देन कम्स ब्रुनई और फिलीपींस, ये 10 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, क्योंकि इसके बारे में देखो फैक्ट हमें याद रखना है। जैसे इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में को, इसका सेक्रेटरीट जो है ये है इंडोनेशिया का जकार्ता में, और इसके मेंबर्स जो है ये 10 है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये इसको इस्टेब्लिश किस डिक्लेरेशन के थ्रू किया गया था, उस डिक्लेरेशन का नाम क्या है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो क्या 1967 में पास किया गया था। पहला समिट भी हुआ था 1976 में। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन, ये एक रीजनल एसोसिएशन है ना। ऑफ कोर्स ये रीजन के 10 कंट्रीज एसोसिएटेड है ना, तो यस ये रीजनल एसोसिएशन ही हुआ, और इसको फाउंड किया गया था जिससे मेंटेन किया जा सके सोशल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम अमंग द एशियाज पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स एमिड द एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहा है उसके तहत कहीं ना कहीं सोशल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम को जिससे इन रीजन्स में एटलीस्ट इंश्योर किया जा सके, इन 10 नेशंस में, राइट। इसीलिए इसका मोटो क्या था, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ठीक है। और भी एक ज़रूर फैक्ट दैट ये जो एक हम लोग जो 8 अगस्त है ना, उसको एज अ एशियन डे से भी सेलिब्रेट किया जाता है ना। एशियन की जब मैं बात करूँ, यस ये एक जब रीजनल ग्रुपिंग है तो कोई भी रीजनल ग्रुपिंग जो कि इंडिया के आसपास है, क्योंकि इंडिया से अगर एशियन क्या है यार, इंडिया के जो अगर नॉर्थ ईस्ट से इधर जो है ईस्टर्न तरफ, तो वो तो पूरा एशियानी कंट्री है ना। तो यस इंडिया के लिए अनडाउटेडली ये एज अ होल रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेटिकली दे लो या फिर आप अगर इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकली भी देख लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यस इसीलिए बोला जा रहा है क्या सिग्निफिकेंस है एशियन का इंडिया के लिए, तो यस इंडिया नीड्स अ क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद एशियन नेशंस, इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी। और कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करें विद द एशियन नेशंस, कहा जा रहा है दैट अगर एशियन नेशन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाए ना, इससे इंडिया का जो प्रेजेंस है ओवरऑल इंडिया एशियन रीजन में बहुत हद तक बढ़ सकता है। इसीलिए तो बोला जा रहा है। और कनेक्टिविटी भी किस सेक्टर में, आप देखोगे इकोनॉमिक फ्रंट में कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी सेक्टर में, क्योंकि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन के इधर देख लोगे, म्यांमार से कनेक्टेड वाला रीजन देख लोगे, तो बॉर्डर जोन्स जो है ना बिटवीन द म्यांमार एंड इंडिया, वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है ना, टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, क्योंकि वहाँ के लोगों का रीजनल कनेक्टिविटी, मतलब वहाँ के लोगों के कल्चरल टाइज के कारण जो है दोनों देशों के बीच में ये एक समझौता किया गया, राइट। और वहाँ पे बहुत समय सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी देखने को मिलता है, इसीलिए ये रीजन को संभालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कीप नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट द सेंटर, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अच्छा, अब जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अगर आप करोगे इंडिया और एशियन के बीच में, तो कहाँ से कनेक्टिविटी करोगे, ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू अगर कनेक्टिविटी करना है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डेवलप तो करो भाई, है ना। तो वही तो बोला जा रहा है, इम्प्रूव ट्रेड टाइज जो है विद एशियन नेशंस, इट वुड मीन अ काउंटर टू चाइनाज प्रेजेंस इन द रीजन। मतलब अगर आप एशियन नेशंस के साथ अगर ट्रेड टाइज इम्प्रूव कर रहे हो, व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट आप चाइना का जो प्रेजेंस है इस रीजन में, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट देख लोगे बहुत चाइना के द्वारा भी किया जा रहा है। अगर इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशन इस रीजन में बढ़ेगी तो चाइना का जो डोमिनेंस होगा वो कहीं ना कहीं नलीफाई होगा ना, क्योंकि अभी क्या है 100% रिलायंस है चाइना के ऊपर, बट बाद में क्या होगा, डिफरेंट अदर कंट्रीज भी पास में आ रही, इंडिया भी पास आ रही, तो ऑफकोर्स वो रिलायंस जो है बहुत हद तक घट जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आशा करता हूँ चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ विद अ न्यू set of a discussion that we will be doing in the very next session. Till then, bye bye, take care, thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much.